हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सेकेंड हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो पाठ 1 से 5 तक है। तो पाठ 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पाठ 1 का नाम है दही वाली मंगमा, जिसका लेखक है श्रीनिवास। कौन सा है? तो श्रीनिवास। तो बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछ देता है कि दही वाली मंगमा का लेखक पाठ का नाम क्या है या लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा जो है वह दही बेचा करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकारक कौन थे। तो शुरू में हम बता दिए थे कि दही वाली मंगमा का लेखक कौन है, तो वह है श्रीनिवास। तो इसको पूछा गया है दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकारक कौन है। तो कहानीकारक का अर्थ हुआ कि लेखक। तो लेखक इसका कौन है? श्रीनिवास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख पात्र कहने का मतलब ये हुआ, प्रमुख पात्र कहने का मतलब ये हुआ कि कहानी जो जिस धुरी पर घूमती रहती है वह उसका प्रमुख पात्र कहलाता है। तो दही वाली मंगमा कहानी में जो है मंगमा पर जो है वह मंगमा एक धुरी बनाया गया है, जो जिसका प्रमुख पात्र बोला जाता है वह है मंगमा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन से हैं या कहाँ से हैं। तो कथावाचक कहने का मतलब कथा जो लिखा गया है, कहानी जो लिखा गया है वह कहाँ से लिया गया है। तो वह कहाँ से है दोस्तों? तो बंगलोर से है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मंगमा कहानी जो है वह बहुओं के लिए संदेश देती है। किसके लिए दोस्तों? तो बहुओं के लिए संदेश देती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों, मंगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक उसका बेटा था, एक उसकी बहू थी, और एक खुद थी, और एक बच्चा था। तो 4 उसके परिवार में सदस्य थे। तो क्या हो गया? 4 सदस्य थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म जो है वह कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कर्नाटक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो वर्षों से दोस्तों दही दिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या थी। तो मंगम्मा का बहू के नाम जो था नजम्मा थी। दोस्तों, ये बार बार पूछता है तो याद कर लीजिएगा थोड़ा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है। तो दही वाली मंगमा जो है वह कन्नड़ भाषा में क्या है? रचित है, लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है। तो हिंदी अनुवाद जो किया है दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में जो लिखा गया था, उसका हिंदी अनुवाद जो किया है वह V.R. नारायण ने किया है, हिंदी अनुवाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मंगमा एवं नजम्मा, मंगमा के बहू थी नजम्मा, के बीच झगड़ा जो हुआ था वह मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था।
तो जब मंगम्मा और नजम्मा का झगड़ा हो गया था तो उसको एक करने के लिए उस कौन था। क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का प्रेम स्थापित किया वह कौन था, तो मंगम्मा का पोता था, नजम्मा का बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी। तो कथावाचक को मंगम्मा माँ जी कहती थी। क्या कहती थी दोस्तों, माँ जी। क्वेश्चन 15 है, अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी। तो मंगम्मा जो है वह एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती थी। जो एक ग्रामीण महिला किस प्रकार अपने गांव में या अपने परिवार के बीच किस तरह से रहती है, उसका वह एक प्रतिनिधित्व निभाती थी इस कहानी के पात्र में। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि बहू की दशा है। तो बहू मतलब क्या, नजम्मा, और मंगम्मा मतलब सास। मंगम्मा जो थी वह सास थी और नजम्मा एक क्या थी, तो एक मगरमच्छ की तरह थी। बहू की दशा एक मगरमच्छ की तरह थी। तो दोस्तों एक पाठ खत्म हुआ। अब चलते हैं पाठ 2 में। तो पाठ 2 जो है का लेखक जो है सातकौरी होता है। क्या है, सातकौरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि तो पाठ 2 में है दोस्तों ढाते विश्वास, और ढाते विश्वास का लेखक है सातकौरी होता है। क्या है दोस्तों, सातकौरी होता है। तो इस जगह पर जो है वह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इस जगह पे ढाते विश्वास है। क्या है दोस्तों, ढाते विश्वास लिख लीजिएगा। और साथ में आप लोगों को कहना भूल गए कि ये जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्रिंट निकाल करके आप लोग अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा, तो आपको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, पाठ 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो दोस्तों इस कहानी में जो है ढाते विश्वास एक कहानी है जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया है, बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, वह है उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर 2 है ढाते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है। तो ढाते विश्वास कहानी का कहानीकारक सातकौरी होता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो जिस तरह से इससे पहला पाठ में मंगम्मा जो थी प्रमुख पात्र थी, उसी तरह से पाठ 2 में जो है वह ढाते विश्वास का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन्म जीवन का चित्रण किया गया है। तो उड़ीसा का जो है वह जन जीवन का चित्रण किया गया है। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी में महानदी का चित्रण किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो ढाते विश्वास जो है वह उड़िया भाषा में रचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी जो थे वह एक लक्ष्मण के पत्नी थी जिसका नाम है एक दीन महिला। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो लक्ष्मी के पास जो है वह 1 बीघा जमीन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो वह जो है वह उड़ीसा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो वह है महानदी या महानंदा नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवताओं का मंदिर थे? तो मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव की मंदिर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो इसका आंसर है दलई बांध। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो गुण निधि जो है वह कटक से लौटा था। कटक जो है वो उड़ीसा में पड़ता है और यह जो कहानी जो है उड़ीसा से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो गुण निधि जो है वह मरम्मत में लगा था। तो दोस्तों पाठ 2 भी खत्म हुआ, तो चलते हैं पाठ 3 पर। पाठ 3 का नाम है माँ और माँ का लेखक है ईश्वर पेटलीकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मंगू किस कहानी का पात्र है? तो मंगू जो है वह माँ कहानी का पात्र है जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वही है कि माँ कहानी का कहानीकारक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो एक माँ का ममता क्या होता है अपने बेटे के प्रति, उसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ की ममता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र एक मंगू है और मंगू जो है एक इस कहानी का धुरी बनाया गया है और उसी मंगू पर यह पूरा कहानी घूमता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगुल जो है एक पागल लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, माँ कहानी किस भाषा में रचित कहानी है? तो जो है वह गुजराती भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। तो ईश्वर पेटलीकर की रचना खून की सगाई की है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो शुरू में बता दिए थे कि माँ कहानी जो है वह ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, माँ कहानी में कौन पागल था? तो माँ कहानी में मंगू पागल थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो कुसुम एक गांव की लड़की थी, वो भी पागल हो गई थी। तो जब वह सही हो गया
तो मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इसका सही आंसर होगा कुसुम। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मंगू की उम्र क्या थी? तो मंगू की उम्र जो थे वह 12 वर्ष थी। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो मंगू की माँ को 2 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहानी का प्रधान पात्र है? तो कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो माँ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? तो वह समाज के लोगों की यह उक्ति है कि समाज के लोग का कहना था कि इस तरह का पागल जो पुत्री है, पागल जो लड़की है, उसको सिर्फ माँ ही पाल सकती है, दूसरा कोई नहीं पाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो मंगू को पागलपन का रोग जो था वह जन्म से ही था। तो जन्मजात इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी हो गया ख़त्म। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर, लेसन 4 पर। तो लेसन 4 जो है वह नगर है, और नगर का जो लेखक है वह कौन सा है? तो सुजाता है। और नगर जो कहानी है वह पप्पाती पर आधारित है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी? तो पप्पाती जो थी मेनिनाइटिस नामक रोग से वह क्या था? प्रेरित थी, ग्रसित थी, प्रेरित नहीं। प्रेरित मतलब हो जाता है कि उत्साह करना, उत्साहित होना, लेकिन यह ग्रसित थी, तो रोग से ग्रसित थी। तो पप्पाती जो था मेनिनाजाइटिस नामक रोग से वह ग्रसित थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नगर कहानी का कहानीकारक कौन थे? तो नगर कहानी का कहानीकारक सुजाता थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र पप्पाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो वह है मदुरै नामक नगर का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बल्लित अम्माल की पुत्री कौन थी? तो बल्लित अम्माल की पुत्री जो थी वह पप्पाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ है? तो सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो लगभग 25 जो कृतियाँ जो है वह प्रकाशित हो चुका है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आधुनिक तमिल कहानियों से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, के जमुना द्वारा अनुदित रचना है? तो वह नगर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पप्पाती कौन थी? तो बल्ली अमाल की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण वह। क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़े डॉक्टर साहब पप्पाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? तो वह अस्पताल में भर्ती करने हेतु अस्पताल में भर्ती करने हेतु संदेश दिए थे, आदेश दिए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से फिर स्टार्ट करते हैं। तो पाठ 5 है। तो पाठ 5 में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, जिसका लेखक है साबरदैया। पाठ 5 है साबरदैया, लेखक है
जिसका पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी, इसका धुरी माना जाए तो वह है सीता। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सीता को अपने घर में कैसी महसूस होती थी। तो सीता को घुटन सा अपने घर में महसूस होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकारक कौन है। तो एक सावरदैया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका प्रमुख पात्र कौन है, सीता है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो एक राजस्थान की कहानी है, धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का में किसकी प्रधानता दी गई है। तो एक नारी की प्रधानता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। तो एक राजस्थानी भाषा जो है उस पर आधारित है यह धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी। तो सीता जो है वह 50-50 रुपया देने की बात सुन करके वह घर छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीता को कितने पुत्र थे। तो सीता को 3 पुत्र थे और तीनों लास्ट में बंटवारा कर लिया और उसे 50-50 रुपया देने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या था, कैलाश था। अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी। तो वह सीता की थी। कैलाश की पाली का नाम क्या था। तो कैलाश के पली का नाम था राधा। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा। तो कैलाश ने 50-50 रुपया तीनों भाई मिल करके देने के लिए कहा गया कि हर एक महीना पर 50 रुपया 50-50 तीनों भाई देगा और माँ खुद अपना गुजारा बसारा 150 रुपया में कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसकी भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। तो सीता के ऊपर आंसुओं का समुद्र भर आया जब 50-50 रुपया हर एक महीना देने के लिए प्रेरित किया तब। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीता कितने कितने दिन तक एक लड़के के पास रहती थी। तो सीता जो है वह एक महीना एक लड़का के पास 1 महीना, दूसरे लड़का के पास 1 महीना और तीसरे लड़का के पास 1 महीना, मतलब हर एक महीना पर वह अपना जगह बदलती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीता अपने को मानती है। तो सीता जो है, सीता को मन में लगता है कि हम एक भिखारनी है जो हर एक महीना पर हम अपने बेटे के पास जा कर के भीख मांगते हैं, तब एक पेट को भरते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोगों को लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल हो सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक